हमारे पेट में जठर स्थान में कुछ ऐसे हार्मोन्स या एंजाइम्स या रस पैदा होते हैं जो दूध को पचाते हैं। इसलिए वो कहते हैं सूर्य डूबने के बाद जो चीज खाने वाली है वो दूध है, या पीने वाला है वो दूध है। तो रात को दूध रख लीजिए, 6 बजे तक भरपेट खाना रख लीजिए। सुबह का खाना अगर आपने 9:30 10 बजे खाया तो शाम को 6 बजे खूब अच्छी सी भूख लगेगी। फिर आप कहेंगे जी हम तो दुकान पे बैठे हैं 6 बजे, तो डब्बा मंगा लीजिए, दुकान में डब्बा आ सकता है। हाँ, डब्बा आने में कोई तकलीफ नहीं है। दुकान में आप 6 बजे बैठे हैं, डब्बा आपका आ सकता है। और मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आप में से कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट है, किसी को भी वात का गंभीर रोग है, आज से ये सूत्र चालू कर दीजिए। 3 महीने बाद आप खुद मुझे फोन करके कहेंगे राजीव भाई पहले से बहुत अच्छा हूं, शुगर लेवल कम हो रहा है, अस्थमा मेरा पहले से कम हो रहा है। ट्राइग्लिसराइड चेक कर लीजिए और इस सूत्र को शुरू कर दीजिए। 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, पहले से कम होगा। VLDL LDL आज चेक कर लीजिए, 3 महीने बाद फिर चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से घटेगा। HDL आज चेक करा लीजिए, 3 महीने बाद चेक करा लीजिए, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और HDL बढ़ना ही चाहिए, LDL VLDL कम होना चाहिए। तो ये सूत्र भागवत जी का जितना संभव हो आप ईमानदारी से पालन करिए, वो आपको स्वस्थ रहने में बहुत मदद करेगा। अब इसके आगे का एक सूत्र भागवत जी कहते हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो हर समय ये बात का ध्यान रखें, हर समय, कि 2 ऐसी विरुद्ध वस्तुएं एक साथ ना खाएं जिनका गुण और स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। 2 विरुद्ध वस्तुएं एक साथ कभी भी ना खाएं, ये है सीधा सीधा सूत्र। अब आप कहेंगे हमें पता नहीं विरुद्ध वस्तुएं क्या हैं। मैं कुछ विरुद्ध वस्तुओं की सूची बता देता हूं। डिटेल सूची तो भागवत जी ने बताई है। 103 वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के एकदम खिलाफ है। 103 वस्तुएं। जैसे सबसे पहली वस्तु उन्होंने बोली है प्याज और दूध, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दूध और प्याज साथ में खाया तो 20 बीमारियां आने ही वाली हैं। सबसे ज्यादा बीमारियां आएंगी त्वचा की। आपको सोराइसिस होगा, आपको एक्जिमा होगा, आपको खाज होगी, आपको खुजली होगी अगर प्याज दूध साथ में खा रहे हैं तो कभी भी ना खाएं। इसी तरह से वो कहते हैं कि कटहल को क्या कहते हैं? कटहल समझते? जैक फ्रूट, दूध और जैक फ्रूट कभी ना खाएं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। और दूध और ऐसा कोई भी फल साथ में ना खाएं जो सिट्रिक एसिड प्रधान है। सिट्रिक एसिड आप समझते हैं, संतरा, मौसम्मी, नारंगी, अंगूर, खट्टी चीज। एक खट्टी चीज तो आपकी बनाई हुई है, एक खट्टी चीज भगवान की बनाई हुई। तो भगवान की बनाई हुई खट्टी चीज है, दूध के साथ जानी दुश्मन है। भागवत जी ने बहुत साल रिसर्च करके बताया एक ही खट्टा फल है जो दूध के साथ खाएं, वो है आंवला। आंवला, आंवला ही एक फल है, खट्टा है, सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम उसमें भरपूर है। यही एक फल है जो दूध के साथ जरूर खाएं। बाकी कोई फल जिसमें खट्टापन है वो दूध के साथ ना खाएं। आम भी, आम अगर खट्टा है तो दूध के साथ ना खाएं, मीठा है तभी खाएं। आम और दूध की दोस्ती बहुत जबरदस्त है, लेकिन खट्टे आम की दूध से दोस्ती नहीं है। मीठा आम, एकदम मीठा आम, पका हुआ आम, उसी को दूध के साथ खा सकते हैं। एक और उन्होंने गिना है, वैसे तो आप जैन हैं तो ये बात आपके लिए लागू ही नहीं होती, लेकिन जैन नहीं है इसलिए कह रहा हूं। तो कभी भी शहद और घी एक साथ ना खाएं। दुनिया का सबसे खराब जहर है ये, शहद और घी। शहद घी साथ में ना खाएं। शहद खाना है तो घी ना खाएं, घी खाना है तो शहद ना खाएं। इसी तरह से उड़द की दाल और दही गलती से भी साथ में ना खाएं। उड़द की दाल, वैसे तो मैंने कल बोला था द्विदल, द्विदल में सबसे खतरनाक है उड़द की दाल। उड़द की दाल के बारे में जितनी भी रिसर्चेस भारत में हुई हैं वो ये कहती हैं कि ये दालों की राजा है, इसलिए ये अकेला ही खाएं। इसके साथ दही नहीं खा सकते, उड़द की दाल के साथ। दालों की राजा है, राजा अकेला ही रहता है ऐसा कहा जाता है। तो कहते हैं उड़द की दाल भरपूर खाएं, मना नहीं है, लेकिन अकेली खाएं।
और बाकी जो दालें हैं, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, तो मैंने कल कहा था कि ये भी द्विदल में है, दही तो ना खाएं, लेकिन कोई मजबूरी में खाना है तो उपाय मैंने बताया था कि दही गर्म करके खाएं, माने दही में बघार लगा के खाएं ताकि तासीर गर्म हो जाए उसकी, या मट्ठा गर्म करके खाएं तासीर उसकी गर्म हो जाए। लेकिन मेरी आपको विनम्र विनती है, उड़द की दाल के साथ तो बिल्कुल ना दही खाएं, ना मट्ठा खाएं, बघारा हुआ भी नहीं खाएं। भागवत जी कहते हैं कि चलेगा ही नहीं। मैंने इस पे मेरे अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक दिन कहा कि चलो खा के देखते हैं। भागवत जी ने कहा ना खाएं, खा के देखें क्या होता है शरीर को। तो मैंने खाने से पहले मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और उड़द की दाल खाने के बाद दही खाया और फिर ब्लड प्रेशर चेक किया, तो मेरा ब्लड प्रेशर 22 से 25% बढ़ा हुआ था। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि रोज रोज अगर मैं ये खाने लगूं उड़द की दाल और दही उड़द की दाल, तो 100% 6-8 महीने में हार्ट अटैक आ ही जाएगा। इसका मतलब माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, दही बड़ा कभी भी नहीं, क्योंकि दही बड़ा में उड़द की दाल का बड़ा अगर है तो दही बिल्कुल नहीं। अगर आपको दही बड़ा खाना ही है तो मूंग की दाल का बड़ा है, दही बघार कर या मट्ठा बघार कर आप ले सकते हैं। उड़द की दाल का बड़ा अगर बनाया है तो दही के साथ तो गलती से भी नहीं। उड़द की दाल का बड़ा सीधे चटनी से खा सकते हैं, दही से नहीं। और अगर शादी ब्याह है आपके घर में तो मीनू बनाते समय ध्यान रखें कि मेहमानों को उड़द की दाल का बड़ा और दही ना परोसें, नहीं तो दोहरे पाप के भागीदार बने। आप अपना तो नाश करेंगे ही, आने वालों का भी नाश करेंगे। और अतिथि देवता है, उसको जहर ना खिलाएं। तो ऐसी एक सूची है। मैंने तो आपको 4-5 चीजें बताई हैं, विस्तार से आप पुस्तक में देख सकते हैं। वो सूची ये कहती है 103 वस्तुओं की, ये चीज इसके साथ ना खाएं, ये चीज इसके साथ ना खाएं। तो भागवत जी कहते हैं 2 विरोधी चीजें साथ में ना खाएं। और वो कहते हैं कि अगर आपने ये सूत्र धारण कर लिया तो जिंदगी भर आप निसंकोच बिना किसी रोक के जीवन बिता सकते हैं। तो आज का एक सूत्र मैंने बोला, फिर ये दूसरा सूत्र हुआ, अभी तीसरे सूत्र पे चलता हूं आज का। भागवत जी कहते हैं कि खाना आप जब भी खाएं तो उसको जमीन पर बैठकर ही खाएं, जमीन पर बैठकर खाएं। मैं जैसे बैठा हूं ना, इसको आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं सुख आसन। ये आसन में खाना खाएं। क्यों खाएं जी, प्रश्न आएगा आपके मन में। तो भागवत जी समझाते हैं कि जब आप इस आसन में बैठते हैं, सुख आसन में, तो आपके शरीर का जो जठर है ना, ये जो है सबसे ज्यादा तीव्र है। और इस आसन में इसकी तीव्रता हमेशा मेंटेन रहती है। आप अभी कुर्सी पर बैठे हैं, इसमें तीव्रता घट जाती है, और खड़े हो जाएं तो बिल्कुल कम हो जाएगी। कारण क्या है? आप शरीर के बारे में थोड़ा जानते हैं ना, हमारे शरीर में कई चक्र हैं। एक चक्र जो है ना, ये जो पीछे है, जहां पर आपका हिप जॉइंट्स और आपका ये जो मन का होता है, जहां मिलते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। ये प्रदीप्त होता है तभी, मन दीप्त होता है जब आप इस स्थिति में बैठे, और इसका जठर पर सीधे असर है। और ये असर आप अगर महसूस करना चाहते हैं तो जमीन पे बैठ के ही खाएं। और वो ये कहते हैं कि भोजन की जो थाली है वो आप बैठे उससे थोड़ा ऊपर रहे, माने पट्टा रख के या स्टूल रख के थाली उस पर ऐसे बैठ के खाएं। भागवत जी ने और एक बात कही है कि सबसे अच्छा तो ये है सुखासन, जिसमें आप बैठकर खाना खाएं। वो कहते हैं और एक आसन है जिसमें आप खाना खा सकते हैं, बाकी किसी में भी नहीं। वो गाय का दूध जब निकालते हैं ना, कैसे बैठते हैं, बस उस स्थिति में भी आप खाना खा सकते हैं। उकड़ू गाय दूध निकालने का जो स्थिति है बैठने का, उस स्थिति में बैठ के आप खाना खा सकते हैं। लेकिन वो आपके लिए नहीं है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आगे उन्होंने एक वाक्य लिख दिया कि जो शरीर श्रम ज्यादा करते हैं, जैसे किसान, जैसे हमारे कारीगर मजदूर, उनके लिए उकड़ू बैठकर खाना खाना सबसे अच्छा। खाते भी हैं, माने वो चेले हैं सब भागवत के। और आप जो शरीर श्रम कम करते हैं, आपके लिए इस आसन में बैठकर खाना खाना अच्छा।
अब आप आज से एक ऑब्जर्वेशन कर लीजिए कि जितने लोग इस बात से परेशान हैं कि उनका पेट आगे निकल आया है, वो इस आसन में बैठ के खाना खाना शुरू कर दें और 3 महीने के बाद फिर देखें तो उनका पेट पहले से कम ही होगा, आगे नहीं आएगा। और ये जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, पेट आगे निकलता ही जाएगा, क्योंकि कुर्सी आपके लिए बनी नहीं है, ये अंग्रेजों के लिए बनी है। अंग्रेजों के लिए कुर्सी इसलिए बनी है कि ठंड बहुत है ना, तो जॉइंट्स कड़क रहते हैं उनके, सभी जॉइंट्स कड़क होंगे, कठोरता आएगी। आपके यहां गर्मी बहुत है तो आपके जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप आसानी से जमीन पर बैठ सकते हैं। कोई अंग्रेज नहीं बैठ सकता जैसे मैं बैठा हूं, अमरीकी नहीं बैठ सकता, क्योंकि घुटने कड़क हैं, हिप जॉइंट्स कड़क हैं, बैठने में तकलीफ है। तो उन्होंने अपनी तकलीफ को कम करने के लिए कुर्सी का आविष्कार किया है। आधे तो बैठे, पूरे नहीं बैठ सकते, तो वो आपके लिए नहीं है कुर्सी, ये अंग्रेजों की देन है। तो मेरी आपको विनती है कि डाइनिंग टेबल पे खाना ना खाएं। तो आप कहेंगे जी ले लिया तो बहुत सारा कचरा भर रखा है आपने घर में, क्या करेंगे उसका? हमको हिंदुस्तानियों को पिछले 60-70 साल में या 100 साल में एक गजब बीमारी हुई है, दुनिया भर का कचरा घर में लाके रखना। हाँ, ये इतनी खराब बीमारी आई है हमको कि बिना सोचे बिना समझे कचरा ला के घर में रखना। रसोइयों में मैं घरों में जाता हूं ना, टीन टपरे के इतने डब्बे होते हैं, खाली हैं, फेंकेंगे नहीं, संभाल के संभाल के संभाल के, कब काम आएंगे मालूम नहीं, लेकिन वो भरते ही जाते हैं, भरते ही जाते हैं। रसोई में इतने डिब्बे डब्बियां हैं, काम के शायद उसमें आधे भी नहीं है, लेकिन रखा हुआ है। पता नहीं कचरे से इतना मोह क्यों है। जो बाहर फेंकना चाहिए वो घर में सजा सजा के रखा हुआ है। और फेंकने की बात करो, अरे पता नहीं कभी काम आ जाए, और वो कभी 60 साल में भी नहीं आता, 100 साल में भी नहीं आता। तो उसी कचरे में मैं गिनता हूं आपकी डाइनिंग टेबल। अब आप जरा हिसाब निकालो जी, ये आपने लाके रखी है डाइनिंग टेबल, मान लो ये 100 स्क्वायर फीट की है, 10 बाई 10 की है, या मान लो 50 स्क्वायर फीट की है। 50 स्क्वायर फीट की जगह आपने घर में घेर रखी है, क्या भाव है मद्रास में जगह का? 3000 रुपए स्क्वायर फीट, और 50 स्क्वायर फीट आपने घेर के रखा है। जरा जोड़ लो ना 3000 में 50 का गुणा करके, और रोज का हिसाब निकाल लो। तो एक तो खरीदा तब आपने पैसा बर्बाद कर दिया, अब इसको जगह को घेर के बर्बाद कर दिया आपने। तो अगर बन सके तो डाइनिंग टेबल निकाल दें, नहीं निकाल सकते तो कोने में रख दें। अब आखिरी बात, आप कहेंगे राजीव भाई कुछ तो ऐसी बात करो, ये डाइनिंग टेबल ले आए तो इसका कुछ तो उपयोग करो। तो अगर आप सच में ईमानदारी से डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही खाना खाना चाहते हैं, तो कुर्सी पर ऐसे बैठ जाएं जैसे मैं बैठा हूं। डाइनिंग टेबल की कुर्सी है ना, मोह है आपको, उससे छूटता नहीं है। तो भागवत जी तो मना करते हैं, मैं उसमें एक सजेशन दे रहा हूं कि जैसे मैं आसन में बैठा हूं, कुर्सी पे भी ऐसे ही बैठ जाइए, आलती पालती मार के फिर खा लीजिए। लेकिन अच्छा तो नहीं है, लेकिन बीच का कोई रास्ता तो है। अब डाइनिंग टेबल निकले इसमें तो समय लगेगा, क्योंकि मन से नहीं निकलती। शरीर से निकलना तो आसान होता है, मन से नहीं निकलता। पता नहीं कितने कितने पैसे जमा करके ये हम लाए थे, अब ये निकले कैसे। तो आप उसका अगर सच में उपयोग करना चाहते हैं तो डाइनिंग टेबल पे कुर्सी पे ऐसे बैठ जाइए, आसन मार के आलती पालती मार के फिर खा लीजिए। और नहीं है अगर डाइनिंग टेबल तो बहुत सुखी है, मत लाइए, मेरी तो विनती है, मत लाइए। उसकी जगह लाना है तो छोटे छोटे पटरे ले आइए, जो आपके रसोई में बैठ के आप खाएं तो बहुत अच्छा है। अब आगे का एक सूत्र, बहुत अच्छा सूत्र है। भागवत जी कहते हैं कि खाना जब दोपहर को खाएं और सुबह खाएं, सुबह और दोपहर, ये दो बात। वो ये कहते हैं कि दोपहर और सुबह का खाना खाएं। वैसे तो वो कहते हैं दोपहर का ना खाएं, दोपहर का खाना सवेरे खाएं। लेकिन अगर आप खा ही रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि तुरंत विश्रांति लें, खाते ही विश्रांति लें, खाते ही आराम करें, काम कोई ना करें। सुबह का खाना अगर 10 बजे खाया या 12 बजे खाया या 11 बजे खाया तो खाते ही विश्रांति लें। कब तक? 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट विश्रांति लें। और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो विश्रांति जो होनी चाहिए वो आपके शरीर को, जो बायां हाथ है इसको नीचे करके दाएं हाथ को ऊपर करके वाम कुक्षी अवस्था में लेटें।
अब वाम कुक्षी को सरल भाषा में समझाता हूं। भगवान विष्णु को लेटे हुए देखा शेषनाग पर, बस उसी परिस्थिति में लेटे, उसी स्थिति में लेटे। विष्णु भगवान शेषनाग पर लेटे हुए, वो वाम कुक्षी की अवस्था है। खाना खाने के बाद हमेशा दोपहर को और सुबह इस अवस्था में जरूर लेटे। क्यों? लेफ्ट साइड। आप जानते हैं हमारे शरीर में 2 नाड़ियां हैं, वैसे तो 3 है, 3 नाड़ियां, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है, एक मध्य नाड़ी है। ये जो सूर्य नाड़ी है यही भोजन को पचाने में मदद करती है। सूर्य नाड़ी तभी चलती है जब आपकी चंद्र नाड़ी कम हो। भोजन पचाना है सुबह का और दोपहर का, सूर्य नाड़ी तीव्र होनी ही चाहिए। तो लेफ्ट साइड में लेटो तो तुरंत सूर्य नाड़ी शुरू हो जाती। वैसे तो अगर आप स्वस्थ हैं तो खाना खाते ही आपकी सूर्य नाड़ी अपने आप शुरू हो जानी चाहिए। नहीं हो रही है तो लेफ्ट साइड में लेट जाइए, लेटते ही शुरू हो जाएगी। 20 मिनट जरूर लेटे। फिर आप कहेंगे जी नींद आ गई, तो भागवत जी कहते हैं ले लो एक झपकी। वो ये कहते हैं रोको मत इस नींद को। जो सूत्र उन्होंने लिखा है कि दोपहर भोजन के बाद या सुबह भोजन के बाद अगर आपको आलस्य है शरीर में, तो वो कहते हैं कि बिना संकोच इस झपकी को ले लो। 20 मिनट की झपकी ले लो, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट की ले लो, इसके आगे नहीं। तो अगर आप भोजन के बाद इस विश्रांति ले लें 20 से 40 मिनट, तो अगले आधे दिन काम करने को बहुत एनर्जी आपके पास आएगी। आप चाहें तो आज ही करके देख लें। मैं इस सूत्र को वैसे कल विस्तार से समझाने वाला हूं। भागवत जी ने कल एक सूत्र, माने कल मैं उस सूत्र को लूंगा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि शरीर के 14 वेग होते हैं, वेग, उनको कभी भी रोके नहीं। उसमें से निद्रा है, नींद जो है ना, ये एक वेग है। तो वो कहते हैं कि दोपहर के खाने के बाद अगर आलस्य आ रहा है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि खाना खाते ही जठर अग्नि प्रदीप्त होगी। अग्नि प्रदीप्त होने के लिए मैंने आपसे कल समझाया था ना, ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो सारे शरीर का खून पेट में रहता है जब तक खाना पचता है, तो बाकी अंगों को खून की कमी है तो प्रेशर बढ़ेगा। सारा खून एक जगह आएगा तो दूसरे अंगों पे तकलीफ आएगी कि नहीं? तो ब्रेन को प्रेशर आता है, तो ब्रेन रिलैक्स होना चाहता है, इसलिए भोजन के बाद आपको सुस्ती आएगी ही। ये प्रकृति का नियम है। तो आप ले लेना उस नींद को, छोड़ते क्यों हैं? बहुत कीमती है, लोगों को मिलती नहीं। गोलियां खाते हैं फिर भी नहीं आती। करोड़ों रुपए लेने वालों को मैंने देखा है, आती ही नहीं है नींद। आपको आ रही है तो बात बहुत सुखी है। तो आप दोपहर की झपकी ले लें। मैं आपको और एक छोटी सी जानकारी बताऊं कि भागवत जी के इस सूत्र पर यूरोप और अमेरिका में बहुत रिसर्च हो रही है आजकल। ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में और मैक्सिको में कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने लंच के बाद ब्रेक देना शुरू किया है अपने कर्मचारियों को। और ब्राजील और मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया, तीनों देश की सरकारें 2008 में कानून बनाने जा रही हैं। कानून बनने जा रहा है कि हर एक कर्मचारी को लंच के बाद झपकी लेने के लिए ब्रेक देना कंपलसरी है। तो सभी कंपनियों को ऑर्डर आया है सरकार का कि अपने ऑफिस की डिजाइन इस तरह से करो कि कोई भी कर्मचारी जहां बैठकर काम कर रहा है वहां झपकी भी ले सके। जिन कंपनियों में ये चल रहा है सिलसिला, मैंने उनसे ईमेल से कांटेक्ट किया कि भैया ये तुमको कहां से याद आ गया? ये तो भागवत जी 3500 साल पहले कह के गए। तो उन्होंने कहा ये आपके यहाँ 3500 साल पहले था, हमारे यहाँ अब पहुंचा है, हमको अब पता चला है, हमने इस पर रिसर्च शुरू किया है। तो उन्होंने ये महसूस किया है कि जिन कर्मचारियों को दोपहर खाने के बाद वो झपकी लेने की छूट दे रहे हैं, उनकी काम करने की एफिशिएंसी 3 गुना बढ़ गई है। एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो वो कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा काम कर रहे हैं, तनख्वाह उतनी ही है, बस एक झपकी लेने की छूट उनको मिली है, काम बढ़ गया उनका। तो आप भी महसूस कर सकते हैं। और माताओं बहनों को तो विशेष विनती है, क्योंकि आपका घर का काम भी कुछ कम नहीं है। किसी भी फैक्ट्री को चलाना बहुत आसान है, घर चलाना बहुत मुश्किल काम है। और घर में भी सबसे मुश्किल काम है बच्चों को बड़ा करना। मैं मानता हूं दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं। तो आपको काम तो घर में भी है, आप भी भोजन के बाद एक झपकी लेने का नियम बना ही लो। सब काम छोड़कर झपकी ले लो आप। क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके शरीर के स्वस्थ रहने से ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया में। जो आपका शरीर दुरुस्त रहेगा,
तो घर आगे भी ठीक से चलता रहेगा। इसलिए कोई संकोच नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं, सास की शर्म नहीं, ससुर की शर्म नहीं, पति की शर्म नहीं, बच्चों की शर्म नहीं। आपने दोपहर का खाना खाया, झपकी ले ही लो, 20 मिनट से 40 मिनट, जिंदगी आपकी सुखी रहेगी, जिंदगी भर आप सुखी रहेंगे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, यह शरीर की जरूरत है। जैसे भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, इसमें क्या शर्म करते हैं, वैसे ही खाना खाते ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्रेन को ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं है, तो नींद लेना ही शरीर के लिए अच्छा है। तो आप ये कर लो। पुरुषों के लिए भी मेरी विनती है, आप कहेंगे जी दुकान में व्यवस्था नहीं, कुछ बना लो, आगे पीछे कुछ तोड़ ताड़ के ऐसी व्यवस्था कर लो कि खाते ही पैर सीधे करने को कुछ तो हो जाए। आप कहेंगे जी बैंक में काम करते हैं, बीमा कंपनी में काम करते हैं, तो मैं अमेरिका यूरोप की उन कंपनियों की लिस्ट दे देता हूं जहां पर ये नियम बन चुका है। आपके बैंक और बीमा वालों को वो लिस्ट दिखा दो कि जब ये अमेरिका और कनाडा और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कानून बन सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं। बागभट्ट तो हिंदुस्तान के थे। तो आपकी बैंक और बीमा कंपनियों में भी कोशिश करो। लेकिन आपको मालूम है ये जो हमारा बीपीओ सेक्टर है, यहां तो हो गया है, गुड़गांव में चालू हो गया, उन्होंने चालू कर दिया, दोपहर को खाने के बाद झपकी लेने की छूट देना शुरू कर दिया। तो अगर वहां हो रहा है बीपीओ सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, तो सब जगह हो जाएगा, धीरे धीरे ये आ जाएगा। अब मैं आपको एक उल्टी बात कहता हूं, गुजरात में जाता हूं, मैं राजस्थान में जाता हूं, जयपुर जैसे शहर में, राजकोट जैसे शहर में, तो दोपहर को सारा बाजार बंद रहता है। राजकोट में हजारों करोड़ का बिजनेस होता है रोज का, दोपहर को कोई दुकान पे नहीं मिलेगा, करोड़पति से करोड़पति। कहां है जी, खाना खा के झपकी ले रहे हैं। बहुत सुखी लोग हैं, बहुत सुखी, बहुत सुखी लोग हैं। काठियावाड़ में मैंने देखा है, क्या पोरबंदर, क्या राजकोट, क्या जामनगर, क्या जूनागढ़, क्या अमरेली, दोपहर को बाजार खुलेगा ही नहीं। और मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि ग्राहक आके खड़ा है करोड़ों रुपए लेके, सेठ जी कहेंगे जी शाम को आना 4 बजे के बाद। अरे सेठ जी मेरे पास बैग भरा है रुपयों का, शाम को ले आना, मुझे अभी इतनी फुर्सत नहीं है, मैं नींद ले रहा हूं। बहुत सुखी लोग हैं, समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं। अब कुछ लोग गालियां देते हैं, क्या निकम्मे लोग हैं, दोपहर को सोते हैं। सोना ही चाहिए। पूना में आप चले जाइए, पेशवाई के जमाने से पूना के लोग दोपहर को खाने के बाद जरूर नींद लेते हैं। पेशवा ने इसके लिए बहुत प्रचार किया था, बागवट के इस सूत्र का। तो वहां भी है, पूना में भी है। जो पुराने शहर है ना हिंदुस्तान में, हर जगह ये देखने को मिलेगा, दोपहर के खाने के बाद सब झपकी लेंगे ही। तो कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु का मुझे मालूम नहीं क्योंकि ज्यादा मैं घूमा नहीं। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि ये जो नियम आप पालन करो तो ये प्रकृति के अनुकूल है, शरीर के अनुकूल है, इसलिए इसमें शर्म नहीं, झिझक नहीं। अच्छा, अब इसका उल्टा सूत्र है आगे का। वो ये कहते हैं कि दोपहर और सुबह के खाने का अगर आपने नींद लिया है खाने के तुरंत बाद, तो रात का भोजन माने शाम का भोजन, रात से मतलब हमेशा शाम, ध्यान रखना। तो शाम के भोजन के बाद कभी भी विश्रांति नहीं लेना, उल्टा है बिल्कुल। सुबह का भोजन किया तब तो विश्रांति जरूरी है, शाम का भोजन किया तो 2 घंटे तक विश्रांति नहीं लेना। 2 घंटे माने 6 बजे खाना खा लिया तो 8 बजे ही जाना सोने के लिए, उसके पहले नहीं। 5 बजे खाया तो 7 बजे, 2 घंटे तो विश्रांति लेना ही नहीं। क्यों? सुबह का जो है क्रम शाम को उल्टा है। सुबह सूर्य का प्रकाश है, पवन का स्पर्श बहुत तीव्र है, शाम को सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं है। तो शरीर की बायोकेमिस्ट्री पूरी बदल जाती है सुबह और शाम। सुबह कुछ तरह के हार्मोन्स हैं, शाम को दूसरे तरह के हार्मोन्स। तो शाम के लिए वो ऑब्जर्वेशन करके कहते हैं कि कभी भी खाने के बाद तुरंत सोना नहीं, अगर सोएंगे तो हार्ट अटैक, डायबिटीज, सब बीमारी आने की संभावना। तो शाम को खाने के 2 घंटे बाद तक ना सोएं, सुबह खाते ही जरूर विश्रांति लें। अब आके एक तीसरा सूत्र उन्होंने लिखा है, दोनों को शायद मिलाया उन्होंने, वो कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं गए भागवत जी, बीच में ही रहे, मिडिल मार्ग हैं, मध्य मार्ग है। वो ये कहते हैं कि सुबह और शाम को अगर जो आप ये दोनों नियम पालन नहीं कर पाते किसी कारण से, करें तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते तो वो ये कहते हैं कि 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठ जाए, सुबह और शाम दोनों। सुबह का नियम अगर आप पालन नहीं कर पाते, माने विश्रांति नहीं ले पा रहे किसी कारण से, और शाम का भी नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं, 2 घंटे तक आपको सोना नहीं है किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो, तो वो ये कहते हैं वज्रासन में जरूर बैठें 10 मिनट।
वज्रासन आप सब समझते हैं, ये ऐसे पैर पीछे करके बस 10 मिनट बैठ जाइए खाने के बाद, सुबह भी और शाम को भी। और प्राणायाम और योग में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि भोजन के बाद जो किया जाने वाला आसन है वो ये एक ही है, बाकी कोई आसन आप नहीं कर सकते। और महर्षि पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि वाग्भट के बाद के हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर वज्रासन में कोई बैठता है तो शरीर बिल्कुल वज्र के जैसा ही होता है। वज्र आप समझते हैं, एकदम कठोर मजबूत। अब मैंने हिंदुस्तान के कई लोगों को देखा, गांधी जी को तो मेरी आंखों से नहीं देखा, शोभाकांत जी ने देखा है। गांधी जी घंटों घंटों वज्रासन में बैठते थे, घंटों 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 घंटों। और आप देखो एकदम पतला दुबला शरीर और अंग्रेजों की लाठी खाने को हमेशा तैयार। वो वज्रासन की कृपा है गांधी जी। गांधी जी कोई आसन नहीं करते थे, कोई प्राणायाम नहीं करते थे, सुबह घूमने जरूर जाते थे, लेकिन हमेशा ये वज्रासन में जब मौका मिला बैठ गए, जब मौका मिला बैठ गए। और घंटों घंटों 3-3 घंटे तो लोगों ने उनको देखा बिना हिले डुले वज्रासन में बैठ के चिट्ठी लिख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो 10 मिनट तो न्यूनतम करें ही, ज्यादा से ज्यादा अगर आप कर सकें, समय समय पे वज्रासन में बैठते रहें तो शरीर की बहुत सारी क्रियाएं एकदम दुरुस्त रहती। ये 3 सूत्र हुए, और एक चौथा सूत्र बता देता हूं। हमारे भागवत ऋषि कहते हैं कि आप जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय आपका चित्त और मन दोनों शांत रहने चाहिए। चित्त और मन 2 अवस्थाएं चित्त की है, मन की है। मॉडर्न साइंस में ना चित्त है ना मन है, वो ब्रेन की बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं। माइंड अलग है, मन अलग है, ब्रेन अलग है, चित्त अलग। तो कहते चित्त और मन दोनों शांत रहें। तो चित्त और मन को शांत रखने का क्या उपाय है? तो शायद इसी के लिए हमारे देश में ये है कि भजन करें खाने के पहले, या ईश्वर की प्रार्थना करें खाने के पहले। अगर ईश्वर की प्रार्थना आप कर रहे हैं, कोई सूत्र बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन और चित्त में शांति आएगी। तो खाने के पहले मन और चित्त को शांत करें, भजन के द्वारा या तो भगवान की प्रार्थना के द्वारा, कोई मंत्र के द्वारा, कोई सूत्र के द्वारा, जैसे आप करना चाहें वो करें। और एक सूत्र बहुत महत्व का, वैसे तो मैं परसों कहने वाला हूं, लेकिन आज मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि वो इससे जुड़ा हुआ है। भागवत जी एक जगह लिख रहे हैं सूत्र में कि जब भी आप विश्रांति लें, सुबह या शाम, माने रात को सोएं या दिन में सोएं, तो हमेशा दिशाओं का ध्यान रख के सोएं। अब यहां पे वास्तु घुस गया, वास्तुशास्त्र, वास्तु भी विज्ञान है। तो वो कहते हैं कि इसका जरूर ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? तो वो कहें हमेशा आपको विश्रांति लेते समय सिर सूर्य की दिशा में रहे। सूर्य की दिशा माने पूर्व की दिशा, और पांव पश्चिम में रहे। और वो कहते हैं कि अगर कोई बहुत मजबूरी आ जाए, कोई भी मजबूरी के कारण आप पूर्व में सिर नहीं कर सके, तो दक्षिण में जरूर कर लें, साउथ में। तो या तो ईस्ट और या साउथ। जब भी आराम करें, लेटें, तो सिर हमेशा पूर्व में ही रहे, पांव हमेशा पश्चिम में रहे। और कोई मजबूरी हो तो दूसरी दिशा है दक्षिण, दक्षिण में सिर रखें, उत्तर में पांव। आगे के सूत्र में भागवत जी कहते हैं कि उत्तर में सिर करके कभी भी ना सोएं, उत्तर, नॉर्थ। फिर आगे के सूत्र में लिखते हैं कि उत्तर की दिशा मृत्यु की दिशा है सोने के लिए। उत्तर की दिशा दूसरे कई कामों में बहुत अच्छी है, पढ़ना है, लिखना है, अभ्यास करना है, तो उत्तर में मुंह रख के करें। लेकिन सोने के लिए उत्तर बिल्कुल निषिद्ध है। अब भागवत जी ने लिख दिया, मैंने देखना शुरू किया, जब से ये पढ़ा तो मैं गांव में भी बहुत जाता हूं, तो कई बार गांव में मैंने ऐसी स्थिति देखी है, किसी का मृत्यु हुई तो मुझे अंतिम संस्कार में जाना पड़ा। तो मैं देखता हूं कि वहां पंडित जी खड़े हो गए, अंतिम संस्कार के सूत्र बोलना। तो पहला ही सूत्र वो बोलते हैं संस्कृत में, हर गांव में पंडित जी, मृत का शरीर उत्तर में करो, माने सिर उत्तर में करो। पहला ही मंत्र है, पहला ही मंत्र बोलेंगे, मृत व्यक्ति का सिर उत्तर में करो। और हमारे देश में आर्य समाज के एक संस्थापक रहे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने भारत में जो संस्कार होते हैं ना, जन्म का संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है, मृत्यु भी एक संस्कार है, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, संस्कार विधि।
उसमें पहला ही सूत्र है मृत्यु के लिए, तो उसमें वो कह रहे हैं कि सबसे पहले मृत व्यक्ति का सिर उत्तर में करो, उसके बाद विधि शुरू करो। अब ये तो हुआ भागवत जी का, दयानंद जी का वगैरह। अब मैं विज्ञान जोड़ रहा हूं इसमें, ये मेरा अपना एक्सप्लेनेशन है।